अच्छा मुकद्दस भाई, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा इसका भी जवाब दिया। मैं इसी से अब जुड़ा, मतलब आपने बीटीसी और इथेरियम का बता दिया और इंतहाई अच्छा भाई बता दिया कि बंदे ने रहना तो 80% दिन में रहे। मेरा आपने अभी अपनी कन्वर्सेशन में बताया कि आर्ट सीजन इथेरियम ही लेकर आया था 2021 में। तो इस बार आप कह रहे हैं कि आर्ट सीजन के कुछ आपको इम्कानात नहीं लगते, तो उसका भी कोई रीजन बता दें कि आर्ट सीजन आपको क्यों नहीं लगते। और मसलन इथेरियम और बीटीसी से हटकर मसलन अगर मसलन आप रैंक करना चाहें या वैसे ही बताना चाहें कि मसलन कौन से ऐसे कॉइन या कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपको लगते हैं कि जिनमें कोई पोटेंशियल है। ये नहीं कि मसलन मैं मसलन पूरी पोटेंशियल वाले जिनको आप लोग समझते हो कि ये रिलेटिवली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हैं, या इनकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, या ये कुछ आगे कर सकते हैं, या इनके प्रोजेक्ट्स को कुछ काम होता है, मसलन अपने कोई फेवरेट या को अपने पसंदीदा जिनको आप समझते हैं कि कुछ कर सकते हैं, ये बताइए। मेरे लिए तो मुश्किल है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो अब एक गार्बेज की तरह ना, इस तरह अजीबो गरीब बना है। क्योंकि मार्केट में अब इतनी अपॉर्चुनिटी है कि यू कांट इमेजिन कि मैं मतलब जो मैं आपको कह रहा हूँ ना, आर्ट सीजन के दोबारा, इसका ये मतलब नहीं कि आर्ट सीजन जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। मैं कह रहा था कि जैसे लेयर वन में, सॉरी, जैसे 2021 में बीटीसी और इथेरियम को लोगों ने छोड़ के, बावजूद इसके कि मार्केट के दो सबसे जो रिस्क फ्री कॉइन्स थे उनको छोड़ के उन लोगों ने दूसरे प्रोजेक्ट्स को जो सपोर्ट किया, मैं कह रहा था वो मुझे अपॉर्चुनिटीज अब कम लग रही हैं। इसका ये सही मतलब सही। नहीं है, अच्छा, चूंकि इथेरियम, मैं कह रहा था कि इथेरियम के अपने ऊपर जो स्केलेबल प्रोजेक्ट्स हैं, खसूसन ये जो रोल अप्स और जीरो नॉलेज का बहुत हाइप है, इनके इकोसिस्टम ग्रो होंगे तो ये ग्रो होंगे, ये भी आर्ट सीजन ही है एक्चुअली, अगर उनके टोकन सारे असल अगले जो फेवरेट चीजें देखें जी, मेरा मानना यह है कि जो नैरेटिव्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। एनएफटी मार्केट में सैडली इससे बहुत आउट रहा। अभी रिसेंटली पिछले चंद माह से मैं इस मार्केट को स्टडी करना शुरू हुआ हूं, तो मैं अपने कम्युनिटी के साथ भी शेयर करना शुरू हुआ है, और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं एनएफटी ना खुद लर्न किया ना अपने दोस्तों को शेयर किया। तो मैं आपकी सारी कम्युनिटी को भी ये रिकमेंड करूंगा कि एनएफटी को आपने नहीं छोड़ना, क्योंकि एनएफटी, अगर क्रिप्टो करेंसी, मिसाल के तौर पे क्रिप्टो करेंसी पे आप $100 का कोई कॉइन बाय करते हैं, इथेरियम ही चले लगा लें, तो आपको प्रॉफिट उसी वक्त होगा अगर इथेरियम की वैल्यू जो आपने बाय किया है उसकी $100 से प्राइस ऊपर जाएगी, यानी आप डॉलर में अप्रिसिएशन देखते हैं। हम्म। एनएफटी में ये होता है कि जब आप बाइंग करते हैं तो मोस्टली आप स्टेबल से नहीं करते हैं, आप कॉइन से करते हैं। मतलब इथेरियम की चेन पे कोई एनएफटी बाय करेंगे तो आप ईथ पे करेंगे, बाइनांस की चेन पे या सोलाना की चेन पे अगर कोई बाय करेंगे तो सोल पे करेंगे, बाइनांस पे बीएनबी पे करेंगे। तो जब वहां पे आप एनएफटी बाय करके रख लेंगे, तो फिर आपने एनएफटी की प्राइस एप्रिसिएशन देखनी है, उसके कॉइन के इंक्रीज होने में। मसला मैंने एक एनएफटी बाय किया 1 इथेरियम का, अब मैंने तो उसी वक्त सेल करना है ना जब वो 1 इथेरियम से ज्यादा वैल्यू का होगा। तो एग्जैक्ट। फॉर एग्जांपल अगर वो 2 इथेरियम का हो जाता है, तो मुझे 1 इथेरियम का तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, लेकिन वो इथेरियम की प्राइस भी इस दौरान आप इमेजिन करेंगे कहां तक। तो ये डबल, मैं अब कल शायद परसों वीडियो में अपलोड करके ये सारा मैंने फिनोमेना एक्सप्लेन किया था। तो एनएफटी मार्केट को आप दोस्तों को रिकमेंडेशन ये है कि एनएफटी मार्केट को लर्न करें, स्टडी करें। ये हाईली वोलाटाइल मार्केट है, क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा ये स्पेकुलेटिव मार्केट है, ये ज़हन में रखना है आपने। एनएफटी मार्केट में ड्यू डेलिजेंस 3 गुना 4 गुना ज्यादा करके आपने करना है, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी से ज्यादा रिस्की है, लेकिन ये उससे ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। दूसरे नैरेटिव्स को फॉलो करें, एआई का नैरेटिव, फिर आजकल डिसेंट्रलाइज वो एफटीएक्स की वजह से, लूना की वजह से डिसेंट्रलाइजेशन का भी एक नैरेटिव है। फिर उसके बाद जो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि ऐसे डेक्सेस जो आपको ट्रेडिंग जो है वो अपने पर्सनल वॉलेट से, तो उनका ग्रोथ, और मार्केट के जो नैरेटिव्स हैं उनको, अच्छा नैरेटिव फिर ऐसा है कि नैरेटिव भी बड़े शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मिसाल के तौर पे एकदम मीम का नैरेटिव पंप होगा तो मार्केट में मीम्स को इनकी एकदम सब पंप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे पिछले दिनों मैंने आपको स्टार्ट में बिल्कुल बताया कि बिल्कुल। ट्रस्ट वॉलेट क्यों ग्रो किया, क्योंकि एफटीएक्स क्रैश हो गया। लोगों ने कहा जी कि हमने अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं रखना, तो ना सिर्फ ट्रस्ट वॉलेट बल्कि जितने, अच्छा, फिर पिछले दिनों आपको याद होगा अमेरिका ने टैक्सोस को मना किया कि आपने बीयूएसडी मिंट नहीं करना बाइनांस एग्जैक्ट का। एग्जैक्ट। उसके बाद जो दीगर स्टेबल कॉइन्स थे, जो डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन्स थे, वो पंप होना शुरू हो गए। तो ये मार्केट के ऊपर नजर रखना ये बहुत जरूरी है, अगर आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग वगैरह करनी है इन हाइप्स की वजह से। अगर आपने लॉन्ग टर्म करनी है, मेरी रिकमेंडेशन ये है कहीं और ना जाए, बीटीसी इथेरियम या इथेरियम की जो टॉप चेन्स हैं उनके ऊपर करके तो सो जाए।
2 4 5 साल उसको बस तकते रहे और खुश होते रहे। बाकी ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी, प्राइस अगर नीचे जाती है तो वो उसको अपॉर्चुनिटी समझे, ना कि आप पैनिक हो, परेशान हो। अच्छा बिकॉज अब यहीं पे आप एक छोटा सा और क्वेश्चन मीम कॉइन्स के बारे में, जैसे आपने मीम्स की बात की डॉज के साथ। मुझे मुसलसल मच्छर लड़ रहे हैं मुझे क्योंकि पता मैं है, अपने टेरेस पे बैठ। मुझे पता है मैं देख रहा हूँ कि आप बार बार तंग हो रहे हो, तो मैं आपसे इसलिए ना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। एक ये क्वेश्चन मीम वाला और इसके बाद एक आखिरी कि फ्रॉड जो है उससे कैसे बचना, ये जो छोटे सवाल है। तो मीम हम्म। जैसे इलोन मस्क ने भी पीछे अपना ट्विटर का लोगो चेंज किया था, और मीम कॉइन्स की फाइट भी चलती रहती है। अब तो बेबी डॉज भी आ गया है, और शिप वाले भी अपना जोर पूरी कम्युनिटी का लगा रहे होते हैं। तो मसलन आपका मीम कॉइन फेवरेट कौन सा है, और आप क्या इनकी पोटेंशियल देख। मेरा कोई फेवरेट नहीं है। मैंने शिबा में जैसे कहीं प्राइस नीचे आती है मैं बाय कर लेता हूँ, ऊपर जाता है तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो हाईली रिकमेंडेड नहीं है। मीम कोइन में तो मैंने आपको कहा है, कोशिश करें 5-10% से ज्यादा पोर्टफोलियो डाले ही ना, और बहुत सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग करें, बाय करके रख लें। ठीक है। बाय करके, क्योंकि मीम कोइन का मसला क्या है, दूसरे जो कॉइन्स है ना वो ट्रेंड में रहते हैं, या तो हम्म, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, हम्म, साइडवेज कम मूव होते हैं। हम्म, ये जो मीम कॉइन्स होते हैं ना, ये होते ही डेड कॉइन्स हैं। इनमें ऐसे साइडवेज चाले होते हैं। हम्म, जैसे ही कोई इवेंट होता है, मतलब अच्छी खबर आ गई तो ऊपर, ऊपर। जैसे ही ऊपर जाती है तो जिन लोगों ने वो ऐसे ऐसे साइडवेज मूवमेंट पे खरीदारी की होती है, वो ऊपर से प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, प्राइस फिर प्रॉफिट। उस रेंज में आ जाती है। अच्छा, इसी तरह कोई बुरी खबर आती है मीम कोइन, तो फिर एकदम नीचे नीचे जाती है, तो नीचे लोगों ने बाय ऑर्डर ये समझ के कि यार ये मीम कोइन पहले लास्ट टाइम बहुत पंप किया था, वो नीचे से बाय करना शुरू करता है, फिर उसी रेंज में आ जाती है। तो मीम कोइंस जस्ट फॉर ट्रेडिंग, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अच्छा अब मुकद्दस भाई आखिरी क्वेश्चन, मुझसे भी अक्सर लोग मतलब कमेंट्स में भी पूछते हैं, जो जिनसे भी रब्ता होता है, और मैं तो अक्सर ना उन लोगों को वही बताता हूँ कि यार मैंने आपका मुकद्दस साहब का जो पहला इंटरव्यू किया था, तो उसमें मुकद्दस भाई ने बताया था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने ज्यादा सालों से फ्रॉड लोगों से मुहतात रहना है। कोई बंदा आपसे पैसा मांगे, पैसा लगाए कहीं पे, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में आपका हवाला देखा था कि यार वहां पे देख लें, उस बंदे की एडवाइस यहीं पे ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब भी मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हमें पता कैसे चले कि प्रोजेक्ट फ्रॉड है या कोई बंदा फ्रॉड है। तो मैं अपने बारे में तो बता दूं भाई, जिस दिन मैं आपसे पैसे मांगूंगा तो समझ लें कि मैं फ्रॉड आदमी हूं। मैं अपने किसी से भी कोई पैसा नहीं मांग रहा, ये लेकिन सिलसिला कभी, अली हाँ। भाई, ये कभी बंद नहीं होगा। मैं आपको 100 टिप्स दूंगा। हम्म, मेरी वीडियो एंड होने के बाद 101वीं टिप जो है वो मसला स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है हैकिंग, और एक जनरल प्रिंसिपल हर बंदे को माइंड में रखना चाहिए। कोई बंदा भी आपसे पैसे मांगे, ठीक, कोई बंदा भी आपको कहे जी ये मैं बहुत बड़ी तोप हूँ, इल्मे आलम हूँ, मुकद्दस बाट हूँ, मैं बहुत बड़ा ये हूँ, आप ये फलां प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, नहीं करनी। आपने एक अपने आप को बेसिक रख लेना है। जिस कोई बंदा भी आपको, अच्छा, जब भी आप कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हेल्प के लिए जाते हैं, तो आप देखिएगा जैसे ही आप किसी कम्युनिटी में जाते हैं, टेलीग्राम या और ये जो प्लेटफॉर्म है, फौरन लोग आपको डीएम डायरेक्ट मैसेज करना शुरू हम्म, कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। आपको जो बंदा डायरेक्ट मैसेज करे, पहला सस्पिशियस रेड फ्लैग तो ये है। दूसरा, कभी भी वो आपसे अगर डिटेल मांगे, डिटेल से क्या, यूजर ने पासवर्ड हो सकता है, आपके सीड फ्रेजेस वगैरह हो सकते हैं, या आपको कहे लिंक पे क्लिक करें तो आपका हम्म, ये मसला हल हो जाएगा, बस ये काम नहीं करना। चौथा, अगर आपसे वो इन्वेस्टमेंट करने को कहे तो आपने ये नहीं करना। बस ये बेसिक असूल आप जेहन में रख लें, बच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं भी हर वक्त डरा डरा ही रहता हूँ कि अभी खुदा ना खास्ता मेरे साथ ना कोई हादसा हो जाए। तो ये सिलसिला भाई ऑन गोन, ये रिस्क की मार्केट है, इसमें तो ये तो रिस्क अच्छा लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच मुकद्दस भाई। मैं इस मौजू के ऊपर, क्योंकि पीछे पाकिस्तान में भी ना काफी फ्रॉड रिपोर्ट हुए हैं मुख्तलिफ एंगल के, किस दिन सिर्फ इस सेशन पूरा फ्रॉड के ऊपर रखेंगे, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो अब मैं नहीं चाहता कि मजीद हाँ। आपको बशर काटें। ठीक है, हम्म। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम फ्रॉड के ऊपर बात करेंगे और डिटेल से सिर्फ उसी टॉपिक पे करेंगे। तो आज के लिए जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम जी दिया। और जी। आपको एक बार फिर ईद मुबारक। इंशाल्लाह आपसे फिर जल्द आपको मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच मुकद्दस जी, साहब। थैंक यू वेरी मच अली भाई। अल्लाह हाफिज़।